हम अपने आ गए हैं DevSecOps की सीरीज़ पे पार्ट नंबर 8 पे। तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे लिटिल बिट ऑफ थ्योरेटिकल स्टफ बिकॉज थ्योरेटिकल स्टफ इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इज नॉट ऑल अबाउट एडिंग टूल्स। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैंने बिल्ड पहले चालू कराया था क्योंकि मुझे को पता था कि डिज़ाइन स्टेट बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है और इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक टूल बिल्ड का लेंगे और 2 क्लासेस डिज़ाइन की लेंगे। क्या मतलब, इसका मतलब मेरा ये है कि तो हम थ्योरेटिकल क्लासेस लेंगे और एक प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे। तो जो हम नेक्स्ट टूल ऐड करने जाएंगे वो होगा SCA टूल, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल। बट उससे पहले हमें ये समझना जरूरत है कि स्टार्टिंग में क्या होता है DevSecOps के तौर पे। तो DevSecOps इंजीनियर करते क्या है स्टार्टिंग में, सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम ये पार्ट 8 बनाया है। तो चलो चलते हैं अपने गिटहब रिपोजिटरी पे। तो गाइज हम ऑलरेडी बिल्ड स्टेट में सास टूल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो है SonarQube, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और डेवलप वाले फेज़ में भी हम एक और टूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो है टेलिस्मान, जो कि सीक्रेट्स को रोकता है रिमोट रेपोजिटरी में जाने से। आज हम एक डिज़ाइन फेज़ के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम सास्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम सिक्योर कोडिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। डिज़ाइन में हम चलेंगे सिक्योर SDLC के बारे में। सिक्योर SDLC एक थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, बट थ्रेट मॉडलिंग एक थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक होगा, जिसमें हम एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है। तो चलो चलते हैं सिक्योर SDLC की ओर। तो डिज़ाइन फेज में SDLC बहुत सारी है, ये भी SDLC के बारे में बात करता है, ये भी SDLC के बारे में बात करता है, ये भी SDLC के बारे में बात करता है। तो जो बेस्ट जो मुझे लगा वो है ये। तो हम चलो इसके बारे में पढ़ेंगे आज। सो व्हाट आर द माइक्रोसॉफ्ट SDL प्रैक्टिस। SDL का मतलब है सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये है कि कैसे हम, जैसे SDLC के बारे में आपने पढ़ा होगा कि SDLC या सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी के टर्म में से कहते हैं सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसमें 12 फेजेस हैं। 12 फेजेस बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। तो पहला है प्रोवाइड ट्रेनिंग। आपको लगेगा प्रोवाइड ट्रेनिंग कैसे होती है, तो बट आप कॉर्पोरेट में जब जाते हो तो आपको ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होता है उसका एम्प्लॉय। जो रिसेंट एग्जांपल आया है ऊबर का, आपने ऊबर के बारे में पढ़ा होगा। तो एक एम्प्लॉय को किसी ने, एक जो मेन पार्ट था उसका, उस अटैक को कंप्लीट अटैक बनाने के लिए, उस अटैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो था कि एक VPN कन्फिग फाइल और MFA टोकन। MFA टोकन जो हैकर ने उसको, एक बंदे को मैनिपुलेट करके उससे MFA टोकन निकलवाया, जिसके कारण वो अंदर जाके सर्विसेज को एक्सेस कर पाया। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो प्रोवाइड ट्रेनिंग। सिक्योरिटी इज़ एवरीवन्स जॉब। यह आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि सिक्योरिटी सिर्फ सिक्योरिटी इंजीनियर की जॉब नहीं है, डेवलपर की, सर्विस इंजीनियर की, और जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी को एनहेंस करे, सिक्योरिटी को एम्फेसाइज करे, सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, कि ये समझे कि ये एक्शन और ये एक्शन अगर नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, और एक इंसिडेंट आपकी थू करवा सकता है मार्केट के अंदर। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग के अंदर है कि इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड कॉम्प्लीमेंट एंड री एनफोर्समेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज, SDL प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एंड बी गाइडेड बाय इंसाइट एंड ड्राइव थ्रू डाटा एंड न्यूली अवेलेबल टेक्निकल कैपेबिलिटीज। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया भर की ट्रेनिंग कराने के लिए दुनिया भर के सॉफ्टवेयर भी है, बस उन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कराना, खुद भी ट्रेन करना, खुद भी ट्रेन होना ज़रूरी है सिक्योरिटी इंजीनियर का। तो सेकंड थिंग है कि डिफाइन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। तो फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द लीगल एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, इंटरनल स्टैंडर्ड, कोडिंग प्रैक्टिस, रिव्यू ऑफ द प्रीवियस इंसिडेंट एंड नॉन थ्रेट्स। तो कंसिडर करें कि हम SDL में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें मान लीजिए कुछ हमें नया बनाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये रिक्वायरमेंट्स है उस चीज़ को लेके, और उन रिक्वायरमेंट्स में ये वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं, और ये वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी, तो हमें साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या बेस्ट कोड प्रैक्टिसेस होंगी। रिव्यू ऑफ द प्रीवियस इंसिडेंट का मतलब यह है कि अगर पहले कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है तो उसको भी मद्देनज़र रखना होगा, और उस तरीके से हमें अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने इंफ्रा को कॉन्फ़िगर करना होगा कि कभी अब फ्यूचर में यही चीज़, कम से कम ये चीज़ तो दोबारा ना हो। ओके,
तो अब अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं, वो है डिफाइंड मैट्रिक्स एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग। कंप्लायंस एक तरह का स्टैंडर्ड है जो एक जैसे PCI हो गया, ISO 27001 हो गया, ये सब आपको ना एक इंडस्ट्री को स्टैंडर्डाइज करते हैं कि यार ये इसमें कंपनी में ये सिक्योरिटीज़ को इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो वो होता है कंप्लायंस। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा इंफ्रा, हमारी एप्लीकेशन और जो भी चीज़ें कंसिडर करके हमारा इंफ्रा उसके ऊपर है, क्लाउड के ऊपर, तो वो क्लाउड के अकॉर्डिंग कंप्लायंस हो। जो चीज़ें क्लाउड पे नहीं है, इन हाउस है, इंटरनल एप्लीकेशंस है, यूज़र्स है, बाकी वो सारी चीज़ें भी अकॉर्डिंग टू द कंप्लायंस। कंप्लायंस की बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। व्हाट आई मीन बाय कंट्रोल्स, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट होते हैं कि भाई एम्प्लॉय जितनी भी इंटरनल एप्लीकेशन है उन पर सब पे MFA होना चाहिए, एम्प्लॉय हर का पासवर्ड हर 90 डेज़ में या 365 डेज़ में रोटेट होना चाहिए। रोटेट होने का मतलब ये है कि नया पासवर्ड उन्हें डालना पड़ेगा, पुराने पासवर्ड को हटाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंप्लायंस में आती हैं। उसके बाद आता है परफॉर्म थ्रेट मॉडलिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थ्रेट मॉडलिंग क्या होती है? तो थ्रेट मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि हम ना एक एनवायरनमेंट का डायग्राम लेके चलते हैं। जो भी हमारा इंफ्रा जैसा भी लगता है उसका एक डायग्राम बना लेते हैं, लॉजिकल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, वो टूल हम उस पर रन करते हैं और हम उस पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे ऐसे लॉजिकल चीज़ें हमने अटैच कर रखी है। यहाँ हमारा EHC2 होगा, यहाँ हमारा ELB होगा, यहाँ हमारे इंटरनेट एप्लीकेशन होगी, यहाँ हमारे सर्विस अकाउंट्स होंगे। तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या थ्रेट्स पॉसिबल है। एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, वो टूल आपको बताता है कि ये पॉसिबल थ्रेट्स हैं। तो ये आ जाता है थ्रेट मॉडलिंग के अंडर। इसके बाद हम चलते हैं एस्टेब्लिश डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। डिज़ाइन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और डिज़ाइन में जो भी रिक्वायरमेंट होंगे उनके हिसाब से सिक्योरिटी फीचर्स भी होनी चाहिए। जैसे SDL इज टिपिकली थॉट ऑफ एन अश्योरेंस एक्टिविटीज दैट हेल्प इंजीनियर इंप्लीमेंट सिक्योर फीचर्स। तो जो भी मतलब है कि जो भी हम फीचर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो सिक्योर होगा या नहीं होगा, उसको सिक्योर बनाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर, टू अचीव दिस इंजीनियर विल टिपिकली रिलाई ऑन सिक्योरिटी फीचर सच एज क्रिप्टोग्राफी, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग। लॉगिंग का मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको कहीं ना कहीं लॉग करना, ताकि बाद में उसे डीबग करने का या कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है उसको अंडरस्टैंड करने के काम आ सकता है। In many sections, the selection of implementation of security feature has proven to be so complicated, design or implementation choices are likely to be result in vulnerabilities. Therefore, it is crucially important that these are applied consistently and with consistent understanding of the protection they provide. इसका मतलब ये है कि जो भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो कभी कभी इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी डेवलपर वहाँ पे वल्नरेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब यही है कि हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी फीचर काम कैसे करता है, तो उसको उसी वे में इम्प्लीमेंट करा जाए। आई नो इट्स बिट कॉम्प्लेक्स व्हेन वी आर डीलिंग विद सिक्योरिटी, बट स्टिल एट दैट टाइम वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग एनी सिक्योरिटी फीचर वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट प्रॉपर्ली, वी आर नॉट कीपिंग एनी लूप होल और एनी स्कोप फॉर अटैकर टू अटैक अस। एंड इसके बाद जो आता है वो है डिफाइन एंड यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी के लिए बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं। तो डिफाइंड बाय क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड में यही है कि हमें वो एल्गोरिदम चूज करनी चाहिए जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज या फिर मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज यूज कर रही है और जिसका एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ईजी है। ईजी से मेरा मतलब ये है, ये नहीं कि कोई भी एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशन उसी ही एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को फॉलो कर रही है। ओके, आगे चलते हैं। मैनेज द सिक्योरिटी रिस्क ऑफ यूजिंग थर्ड पार्टी कंपोनेंट, जिसमें आपने ओवास में भी पढ़ा होगा कि वल्नरेबिलिटीज इंट्रोड्यूस बाय थर्ड पार्टी। तो हमें सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है, जिनकी कुछ रेपुटेशन है थर्ड पार्टी की। कभी हमें क्या होता है कि ना, जैसे गिटहब रेपो पे आपने देखा होगा बहुत सारे टूल्स हैं सिक्योरिटी के लिए भी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें कल को सब डोमेन बनाने होंगे तो मैं जाके कोई अपना एक टूल बनाने लगूंगा, अपनी एक स्क्रिप्ट बनाने लगूंगा, तभी जाके मैं सब डोमेन निकालूंगा। नहीं, जो चीज़ पहले से पड़ी है, जो चीज़ पहले से लोगों ने बना रखी है, मैं उन चीज़ का यूज़ करूंगा। वो हो जाती है थर्ड पार्टी की चीज़ें। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हम थर्ड पार्टी कंपोनेंट यूज़ करें वो सिक्योर हो, उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज ना हो। क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आप अपनी कोई थर्ड पार्टी चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो इनडायरेक्टली आप वल्नरेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। एंड ये है यूज़ अप्रूव टूल्स।
जो प्रैक्टिस 8 है, यूज अप्रूव टूल्स, कि जो सिक्योरिटी टूल्स और जो सिक्योरिटी चेक्स जो अप्रूव्ड हो रखे हैं इंडस्ट्री वाइज, और जो अदर टूल्स है, चाहे एप्लीकेशन के लिए है, चाहे डेटाबेस के लिए, चाहे क्लाउड के लिए है, चाहे जितने भी टूल्स हैं ना मार्केट में, आपको वही टूल यूज़ करने चाहिए, वही टूल की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसकी थोड़ी बहुत रेप्यूटेशन है, जो अप्रूव्ड हो, उनको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस सिक्योरिटी टेस्टिंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोनार क्यूब के अंदर। और उसके बाद आता है डास्ट, और डास्ट में हम पढ़ेंगे ओवास्प ज़ैप को, कि हम पाइपलाइन में ज़ैप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि बर्प सूट को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ज़ैप को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा इजी है, तो हम ज़ैप को परफॉर्म करेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके ही अगली या 2-3 वीडियो में हम बर्प को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। डास्ट होता है डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, और सास्ट आपको पता ही है, अगर अभी आपको ज़्यादा डास्ट के बारे में समझने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आता है परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग। परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि ये आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है जो भी आपकी इन स्कोप एप्लीकेशन है। इन स्कोप का मतलब है कि जो आपको पब्लिकली एक्सपोज्ड है, उन चीज़ों के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। अभी ज़रूरी नहीं कि आप DevSecOps इंजीनियर हो तो आपको ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी, नहीं, आप थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करती है, और मोस्टली DevSecOps की जॉब नहीं है कि वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करे, ऑल्दो इट्स रिक्वायर्ड, you must have knowledge of it, but it's not highly required by that DevSecOps engineer, because DevSecOps engineer is a blue team person, not a red team person. Penetration testing red team वाले बंदों का काम है। फिर लास्ट जो चीज़ है वो है स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि कल को अगर आपकी कंपनी में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए एक प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में नहीं होती, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देता। तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर भी इट्स द ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी इंजीनियर टू मेक श्योर दैट इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, हम अपने डेटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। कल को हमारे एप्लीकेशन वो डाउन हो गई, कल को हमारे सर्वर्स ही हैक हो गए, तो हम कैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट को, बिजनेस को अगेन अवेलेबल कर सकते हैं लोगों के लिए। कंसिडर करिए कि मैं एक वेबसाइट होस्ट करता हूँ जिस पे मैं कस्टमर्स को सामान बेचने के लिए मदद करता हूँ, जैसे अमेज़ोन को ले लीजिए। कल को अमेज़ोन के सर्वर पर अटैक होता है तो अमेज़ोन को मेक श्योर करना है कि सर्वर अंडर अटैक है तो भी किसी ना किसी दूसरे तरीके से लोगों को अमेज़ोन की सर्विस अवेलेबल है, और साथ साथ उसे ये भी जानना है कि डिज़ास्टर रिकवरी क्या होती है। कल को वो सर्वर के ऊपर जितने भी लॉग्स थे, जितने भी स्नैपशॉट्स थे डेटाबेस के, अगर वो सारे एनक्रिप्ट कर देता है अटैकर तो उनके पास बैकअप होना चाहिए। ये आता है डिज़ास्टर रिकवरी में, कि हम चीज़ों ख़राब होने के बाद दोबारा उसे कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो ये था आज का थ्योरेटिकल सेशन। अगला वाला सेशन में लिटिल बिट ऑफ थ्योरेटिकल होगा, तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि DevSecOps एक बूम टेक्नोलॉजी होने वाला है, आपको बहुत अच्छे पैकेज लगने में मदद करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड sayonara।